हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। आज आईपीसी के सेक्शन 85 के संबंध में केस डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि जो मतदाता संबंधी विधि है उसका विकास किस क्रम में हुआ, क्योंकि हमें पढ़ना है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का केस, जिसमें प्रतिपादित किए गए सिद्धांत आज भी लागू हैं। लेकिन हम उसके पहले पहुंचते हैं कि स्थिति क्या थी। तो अंग्रेजी लॉ का सबसे पहला केस मतदाता के संबंध में रेनिंजर वर्सेस फगोसा का था, जो 1851 में आया। इस टाइम में इस केस में जो भी नियम था वो बड़ा ही कठोर नियम था। ये बड़ा ही कठोर नियम था। इस केस में कहा गया था कि अत्यधिक मतदाता के प्रभाव के अंतर्गत कारित किए गए मानवबद्ध अत्यधिक मतदाता के प्रभाव के अंतर्गत कारित किए गए मानवबद्ध के लिए इस केस में मृत्युदंड दिया गया था, मृत्युदंड आरोपित किया गया था। तो इस टाइम में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही बड़ा ही कठोर नियम था। मतदाता को विधिक प्रतिरक्षा का आधार नहीं माना जाता था। अगर अत्यधिक मतदाता की वजह से भी इस तरह का कोई आपराधिक कृत्य हो गया है तो उसके लिए भी उस व्यक्ति को उत्तरदायी समझा जाता था। यह कठोर नियम था और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से बहुत आगे तक ये नियम चलता रहा। इस केस के बाद धीरे धीरे कुछ और भी केसेस आए। कुछ विद्वान, कुछ विधिवेत्ता इस मत में थे कि इस कठोर नियम को कहीं ना कहीं लचीला बनाया जाए, ढीला किया जाए। तो काफी विद्वान प्रयासरत रहे। कुछ विधिवेत्ता और जजेस भी अपने निर्णयों में इन चीजों को बताते रहे। तो इस संबंध में रेनिंजर वर्सेस फगोसा के बाद जो विकास क्रम है उस संबंध में पहले हैं हार्टन महोदय का मत है। उन्होंने अपने जजमेंट में ये कहा कि यदि मतदाता दायित्व का परिहार करती तो मानवबद्ध के लिए इनका कहना यही है कि फिर किसी को दंडित ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हर कोई दारू पी के, शराब पी के, मत होके, उन्मत्त होके, मदमस्त होके किसी को भी मार देता। जब किसी को भी मार देता तो फिर उसको वो क्या है, बचाव ले लेता कि साहब मैं तो नशे में था, मुझसे ऐसा काम हो गया, वो बच जाता। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका उदाहरण दिया है। और यदि आपके परीक्षाओं में इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है, इसको आपको डिटेल में लिखना है, चाहे एलएलबी का परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो, पीसीएसजे में हो, एचजीएस में हो, कहीं भी अगर इसमें डिटेल क्वेश्चन आता है तो आप इन चीजों को शामिल करिए, जिससे आपके उत्तर की क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो हार्टन महोदय ने बहुत अच्छी बात कही और ये प्रयासरत भी रहे कि कहीं ना कहीं इनकी लाइनों से ये पता चलता है कि ये भी इस पक्ष में थे कि मतदाता संबंधित विधि को लचीला बनाया जाए, इतना कठोर न रखा जाए जितना कि रेनिंजर वर्सेस फगोसा के समय और उसके बाद तक चलता रहा। फिर एक और विधिवेत्ता और जज हैं, उन्होंने भी इसी बात को थोड़ा सा डिटेल करके बताया कि विधि किसी व्यक्ति को यह स्वीकृति प्रदान नहीं करती, कानून ऐसा नहीं होना चाहिए। और विधि स्पष्ट कहते हैं वो कि विधि किसी व्यक्ति को यह स्वीकृति प्रदान नहीं करती कि वह अपने आपत्तिजनक कार्य तथा दुराचरण का लाभ स्वयं उठा सके और अपने आप को दंड से सुरक्षित रख सके। तो कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए आपत्तिजनक दोष, कार्य, दुराचरण की वजह से जो भी वो आपराधिक कार्य करता है उसका स्वयं लाभ नहीं उठा सकता। और यदि वो स्वयं लाभ उसे उठाने की अनुमति विधि देती है तो फिर वो अपने आप को दंड से सुरक्षित रख लेगा और बहाने बनाता रहेगा, अपराध करता रहेगा। तो इसलिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विधि किसी व्यक्ति को यह स्वीकृति प्रदान नहीं करती कि वह अपने आपत्तिजनक दोष तथा दुराचरण का लाभ स्वयं उठा सके, जिससे वह ऐसे अपराध के विधिक परिणामों से अपने आप को सुरक्षित रख सके, अर्थात वह अपने आप को दंड से सुरक्षित रख सके।
इसके बाद 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध आ गया। ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ये विकास क्रम है और यहां तक आते आते हम उत्तरार्ध में आ गए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, चूंकि ये मामला 19वीं शताब्दी का है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये प्रयास काफी हद तक दिखाई दिया और धीरे धीरे इस विधि में लचीलापन भी आ गया। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये कहा गया कि मत्तता के कारण व्युत्पन्न चित्त विकृता आपराधिक उत्तरदायित्व के विरुद्ध उस सीमा तक एक बचाव है जैसे कि अन्य कारणों से उत्पन्न हुआ था। यानी कि यहां पर सेक्शन 84-84 की याद आपको आ रही होगी। इस धारा के अंतर्गत जब हम आगे पढ़ेंगे, इसका विकसित जो धारा है हम पढ़ेंगे आईपीसी के अंतर्गत, जो हमारी आईपीसी है 1860 की, उसमें धारा 84 में जो प्रतिरक्षा एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले व्यक्ति के कृत्य को दिया गया है, वही बचाव, वही प्रतिरक्षा यहां पर धारा 85 के अंतर्गत मत व्यक्ति को भी प्रदान की गई है। यहां पर इन्होंने ये कहा कि ये मतता अनैच्छिक होना चाहिए, यानी कि अनैच्छिक मतता को बचाव के रूप में प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन स्वैच्छिक मतता को बचाव के रूप में कदापि भी प्रेषित नहीं किया जा सकता, या वो स्वैच्छिक मतता किसी भी रूप में बचाव नहीं होगी। ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विधि की जो मंशा है अब यहां तक आ गई, वो धीरे धीरे लचीली हो गई और ये बात स्वीकार कर ली गई कि इस प्रकार की मतता को भी बचाव के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते वो मतता अनैच्छिक होना चाहिए, स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए। मतता के कारण व्युत्पन्न चित्त विकृता आपराधिक उत्तरदायित्व के विरुद्ध उन्होंने एक लिमिटेशन भी कर दिया कि विरुद्ध उस सीमा तक एक बचाव है जैसे कि वह अन्य कारणों से उत्पन्न हुआ हो, यानी कि मतता को उसी रूप में देखा जाना चाहिए जैसे अनसाउंडनेस माइंड या और भी अदर कारण के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्ति को बचाव या प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। वही प्रतिरक्षा यहां पर मत व्यक्ति को भी दी गई है। तो ये था मतता संबंधित विधि का विकास। और उत्तरार्ध में हम लोग यहां पर आ गए। उत्तरार्ध में स्थिति ये हो गई। तो जब उत्तरार्ध में स्थिति ये हो गई, हमारे पास नियम आ गया, मतता को प्रतिरक्षा का आधार स्वीकार कर लिया गया इस रूप में, तो इसके संबंध में इसको दोषमोचक नियम कहा गया। और दोषमोचक नियम के संबंध में ये स्पष्ट कर दिया गया कि दोषमोचक नियम का पालन उन प्रकरणों में दोषमोचक नियम का पालन उन प्रकरणों में नहीं किया जाता है जो लोक भावनाओं को आघात पहुंचाते हो। तो इस दोषमोचक नियम का पालन उन प्रकरणों में नहीं किया जाता है जो लोक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, जैसे हम कह सकते हैं बलात्संग का मामला। तो बलात्संग का मामला एक ऐसा आपराधिक कृत्य है जो लोक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। उदाहरण के तौर पे हम इसी मामले को ले सकते हैं। तो ऐसे मामलों में मतता प्रतिरक्षा या बचाव के रूप में प्रेषित नहीं की जा सकती। ये दोषमोचक नियम के संबंध में बताया गया है, चूंकि धारा 85 दोषमोचक नियम का प्रतिपादन करती है। तो दोषमोचक नियम को भी स्पष्ट किया गया और मतता को भी स्पष्ट किया गया। और मतता के संबंध में यह कहा गया कि मदिरा पान प्रतिरक्षा का आधार या प्रतिरक्षा के रूप में उस सीमा तक
मानी जाएगी और प्रत्यक्षा के रूप में उपलब्ध होने के लिए उस मात्रा, जो मात्रा धारा 85 में बताई गई है, उस मात्रा तथा उस सीमा तक का होना चाहिए। अब मैं स्पष्ट करता हूं, किस मात्रा और किस सीमा तक का होना चाहिए। उस मात्रा और उस सीमा तक का होना चाहिए कि व्यक्ति को वह मतता स्वचालित बना दे, यानी कि व्यक्ति अपने आप में नियंत्रण खो देता है, व्यक्ति स्वचालित हो जाता है और जिन अपराधों के संबंध में आशय सिद्ध करना आवश्यक है, तो ये भी सिद्ध करना होता है कि व्यक्ति उस अपराध से संबंधित आशय को सृजित करने में सक्षम ही नहीं था, इस सीमा तक मत था। यदि हम ये साबित कर देते हैं, ये सिद्ध कर देते हैं कि व्यक्ति इस हालत में था ही नहीं कि वो आशय का सृजन कर सके, तभी ये मतता प्रत्यक्षा के रूप में बचाव का आधार होगी। और इसी बात को आगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड के केस में स्पष्ट किया गया। अब भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। हमने तो केवल ये मतता के पहले विधि का क्या स्वरूप था और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मतता संबंधित विधि का क्या स्वरूप हो गया, इस बात को हम अब आगे डिस्कस करेंगे। चूंकि जो बियर्ड का केस है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का, वो यानी कि अब 19वीं शताब्दी उत्तरार्ध के बाद समाप्ति हो गई, तब जाकर के हमारे पास ये आया, इससे संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और भारत में यही सिद्धांत मान्य किए जाते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे इसके आगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का केस। चलिए तो अब देख लेते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का केस, जिस केस में मतता संबंधित विधिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया और भारतीय विधि में ये सिद्धांत मान्य है। धारा 85 में ये सिद्धांत देखने को मिलते हैं और इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही मतता को प्रत्यक्षा का आधार बनाया जा सकता है और इन्हीं सिद्धांतों के दायरे में रख करके ही मतता को, अनैच्छिक मतता को, ना कि मतता को, अनैच्छिक मतता को प्रत्यक्षा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। तो हम डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड के पहले फैक्ट देख लेते हैं। बियर्ड इसमें अभियुक्त है। एक 13 साल की बच्ची बाजार जा रही थी, रास्ते में एक मिल थी जहां पर बियर्ड ये पहरेदार था, बाहर बैठा था। उसने उस 13 साल की बच्ची को मिल के फाटक के अंदर वो ले गया। बलात्कार करने के आशय से उसने अपना एक हाथ बच्ची के मुंह पर रखा और एक हाथ या हाथ का अंगूठे से उसने उसके गले को दबाया ताकि बच्ची शोर ना मचा सके, और ऐसा करने की वजह से बच्ची की मृत्यु हो गई। अब यह प्रकरण कोर्ट अपील में उसे मानव वध का दोषी ठहराया गया, किंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे मृत्युदंड दिया। तो ये बियर्ड अभियुक्त था। 13 साल की एक बच्ची जो बाजार जा रही थी, अभियुक्त एक मिल का पहरेदार था, फाटक पर बैठा था, बच्ची सामने से निकली, अभियुक्त उसे बलात्कार करने के आशय से पकड़ लेता है और उसके मुंह में एक हाथ रखता है और एक हाथ से उसका गला, ये गले पर हाथ रखता है, गले दबाता है ताकि बच्ची शोर न मचा सके, और ऐसा करने से बच्ची की मृत्यु हो जाती है। तो मामला कोर्ट ऑफ अपील में पहुंचा, जहां पर इसको मानव वध के लिए दोषी ठहराया गया, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसे मृत्युदंड से दंडित किया। ये इसके फैक्ट थे। इसी को लेकर के ही इस केस के सारे तथ्यों को, साक्ष्यों को, दलीलों को देखने के बाद, सुनने के बाद ये सिद्धांत प्रतिपादित हुए। इस केस का
जो पहला सिद्धांत है वो है जहां अपराध में विशिष्ट आशय सिद्ध किया जाना आवश्यक तत्व है, वहां यदि अभियुक्त नशे में इस कदर चूर था। अब यहां ध्यान देने की बात है, 85 सेक्शन में यह है कि अभियुक्त नशे में इस कदर चूर था कि आवश्यक आशय सजित करने में असमर्थ था, तो फिर उसे उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जिनके लिए आशय सिद्ध करना आवश्यक है। कहने का मतलब यह है कि आईपीसी के अंतर्गत ऐसे अपराध हैं जिनमें आशय सिद्ध किया जाना उनका एक विशिष्ट अवयव है, यानी कि जब तक आशय सिद्ध नहीं किया जाएगा उस अपराध के संबंध में उसे दोषी नहीं माना जाएगा। ऐसे अपराधों के संबंध में यहां पर उसको दोष मुक्ति दी गई है, क्योंकि उसमें ये पहले सिद्धांत में बताया गया है कि यदि अभियुक्त नशे में या मत्तता में इस कदर चूर है कि वह आशय का सृजन ही नहीं कर सकता, तो जब वह आशय का सृजन ही नहीं कर सकता तो ये माना जाएगा कि व्यक्ति ने मत्तता के प्रभाव में आकर के अपनी तर्क शक्ति को खो करके, अपने ऊपर नियंत्रण को खो करके ऐसा अपराधीकृत उससे हो गया है। तो यहाँ एक बचाव का आधार बना दिया गया। वहीं दूसरा पॉइंट कहता है कि विधि चित्त विकृतता के कारण पर ध्यान नहीं देती, ये याद रखिएगा। धारा 84 में भी बचाव है और धारा 84 धारा 85 का सेम टेक्स्ट है, तकरीबन सेम टेक्स्ट है, और उसी प्रकार की प्रतिरक्षा उपलब्ध कराई गई है या प्रदान की गई है धारा 85 में, जिस प्रकार की धारा 84 में प्रतिरक्षा प्रदान की गई है। तो विधि चित्त विकृतता के कारण पर ध्यान नहीं देती, ये इस केस में स्पष्ट कर दिया गया। यदि वास्तविक चित्त विकृति अल्कोहल की अधिकता की वजह से सृजित होती है, चूंकि मत्तता के संबंध में धारा 85 बात करती है, इसलिए यहां पर कि जिस चित्त विकृति की वजह से उससे आपराधिक कृत्य कारित हुआ है, यदि वो वास्तविक चित्त विकृति अल्कोहल की अधिकता की वजह से हुई है, अधिकता का मतलब आप समझ लीजिएगा इस कदर चूर था कि, इस शब्द को पकड़िए, अधिकता यहां पर है, अधिकता की वजह से सृजित होती है, तो यह आपराधिक दायित्व के लिए उसी प्रकार पूर्ण उत्तर होता है जैसे कि अन्य कारणों से उत्पन्न चित्त विकृतता, यानी कि धारा 84 में भी एक प्रकार का अस्वस्थ मस्तिष्क की बात की गई है जिसका खुद पर नियंत्रण नहीं है। तो तकरीबन वही बात यहाँ पर भी है कि जरूरी नहीं है कि ये मत्तता, धारा 85 में तो जरूरी है कि ये वो नशे में हो और वो यानी मत्त हो, धुत्त हो और अनैच्छिक हो, ये तो जरूरी है। लेकिन यहाँ पर ये साथ में जोड़ करके ये बताया गया है कि ये मत्तता ठीक उसी तरह की मत्तता मानी जाएगी विधि के अंतर्गत जैसे कि वो अन्य कारणों से चित्त विकृति उत्पन्न होती है, अन्य रोगों से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार की प्रतिरक्षा, उसी प्रकार का आधार मत्तता को भी मान लिया जाएगा, क्योंकि विधि चित्त विकृतता के कारण पर ध्यान नहीं देती कि वो किस कारण से उसकी चित्त विकृति हुई है, बल्कि इस पर ध्यान देती है कि उस चित्त विकृति की वजह से वह व्यक्ति क्या आवश्यक आशय का सृजन कर सकता था। एक तो इस बात पर ध्यान देती है, और दूसरा इस बात पर भी ध्यान देती है कि क्या व्यक्ति नशे में इतना ज्यादा धुत था, इतना ज्यादा पिए था कि वह स्वचलित हो गया था, उसका नियंत्रण अपने आप में खो गया था। इस बात पर ध्यान देती है, वो इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब जरूरी नहीं है कि वो इतना ज्यादा दारू पी ले इसी वजह से नियंत्रण खो ले, बहुत से ऐसे अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसलिए विधि ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया अन्य कारण को कि अन्य कारण से उत्पन्न चित्त विकृतता के समान ही मत्तता है। और इसीलिए विधि ने ये कहा, ये लाइन पकड़िए आप लोग, मदिरा एक चीज है तथा मदिरापान से उत्पन्न रोग एक अलग चीज है। ये 2 नंबर पॉइंट को इस एक लाइन में हम कह सकते हैं। मदिरापान एक चीज है तथा मदिरापान से उत्पन्न रोग एक अलग चीज है। तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया, विशिष्ट आशय के सृजन के संबंध में साक्ष्यों को अन्य स्थापित तथ्यों के साथ यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह इस आशय से युक्त था अथवा नहीं, यानी कि उन्हीं अपराधों के संबंध में जिसमें विशिष्ट आशय का सृजन होना चाहिए और उस विशिष्ट आशय को सिद्ध किया जाना आवश्यक है, उसी संबंध में अन्य स्थापित तथ्यों के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या वह इस आशय से युक्त था, यानी कि क्या वह
आशय को सृजित कर सकता था या ऐसा आशय रखता था, अथवा वो सृजित नहीं कर सकता था, उसके पास कोई आशय नहीं था। तो ये 3 नंबर का पॉइंट हो गया। इसमें सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जिसे छोड़ा जा सकता है। चलिए अब चौथा पॉइंट ले लेते हैं। चौथा पॉइंट कहता है आवश्यक आशय। तीसरे पॉइंट को ही डिटेल किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। आवश्यक आशय सृजित करने के लिए अभियुक्त में सत्यापित असमर्थता, यानी कि इस कदर नशे में चूर है कि वो नियंत्रण खो चुका, यानी कि उसके अंदर जो सत्यापित असमर्थता, यानी कि धारा 85 के अंतर्गत जिस असमर्थता की बात की गई है उस सीमा तक असमर्थ होना चाहिए, इस कदर वो नशे में चूर होना चाहिए, वो सत्यापित असमर्थता की बात करता है। तो आवश्यक आशय सृजित करने के लिए अभियुक्त में सत्यापित असमर्थता से कम मदिरापान, अगर उससे कम मदिरापान का साक्ष्य दिया जाता है और केवल यह सिद्ध कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति नशे में था या उसका मस्तिष्क नशे से प्रभावित था, केवल इतना ही सिद्ध किया जाता है, तो यह पर्याप्त नहीं है। इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वह अभियुक्त अपने कार्य के स्वाभाविक परिणामों को जानता था, उस अवधारणा का खंडन नहीं करता। तो ये जो अवधारणा है, विधि की जो अवधारणा है, वो मात्र इतना सिद्ध कर देना कि व्यक्ति नशे में था, उसका मस्तिष्क नशे से प्रभावित था और जितनी मात्रा की आवश्यकता है धारा 85 के अंतर्गत उस मात्रा से कम मदिरापान का साक्ष्य देना और मात्र यह सिद्ध कर देना कि वह व्यक्ति नशे में था या उसका मस्तिष्क नशे से प्रभावित था, उस अवधारणा का खंडन नहीं करता कि अभियुक्त अपने कार्य के स्वाभाविक परिणामों से भिन्न था। क्योंकि विधि हमेशा ये मान के चलती है कि जो व्यक्ति जो कार्य करता है उसके स्वाभाविक परिणाम से वो भिज्ञ है, वो जानता है, जो कुछ भी वो कार्य करता है उसके परिणामों को उसे पता है, विधि ये जानती है वो। और विधि की इस उपधारणा का खंडन इन चीजों से नहीं होता। हमें ये चीज नहीं, बल्कि हमें ये चीज साबित करनी है, ये चीज साबित करनी है। पहला पॉइंट साबित करना है, दूसरा पॉइंट साबित करना है ना, और बाकी तो वो खुद ही पता कर लेंगे। पता करने के लिए भी बताया गया है कि भाई आप ये पता करिए क्या वह इस आशय से युक्त था, तो वह नहीं। कहां से पता करेंगे? हम पता करेंगे स्थापित तथ्यों के साथ, जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, तो उसके संबंध में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, जो तथ्य न्यायालय के सामने उपस्थित है, जो दिए गए हैं, उन साक्ष्यों और तथ्यों को जोड़ करके देख करके न्यायालय ये पता करेगा कि क्या इस आशय से युक्त था अथवा नहीं। ये तो न्यायालय का निर्णय है। लेकिन अगर आप वहां ये साबित करना चाहते हैं कि अगर ये साबित होता है कि वो जिस लेवल में की बात की गई है, जिस असमर्थता की बात की गई है, अगर उससे कम मदिरापान किए हुए है और केवल हम ये साबित करना चाहते हैं कि वो साहब दारू पिए थे, नशे में थे, उसका मस्तिष्क नशे में था, सोच नहीं पा रहा था, तो यह इस विधि की इस अवधारणा का खंडन नहीं करता कि वह अपने द्वारा किए गए कार्य के स्वाभाविक परिणामों को नहीं जानता था। नहीं जानता था, ये विधि मान के चलती है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो ये था डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का केस, जिसमें ये सिद्धांत दिए गए धारा 85 के अंतर्गत। धारा 85 जो मत्यता संबंधित विधि का की बात करती है, ऐसे व्यक्ति की बात करती है जो अत्यधिक नशे में है, जो मत्त है, लेकिन वो मत्यता उस व्यक्ति को उसकी इच्छा के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ये धारा 85 अनैच्छिक मत्यता की बात करती है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में इसके पहले वाले वीडियो में स्पष्ट किया गया है, आप उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम ये साबित कर पाएंगे कि वो व्यक्ति ने स्वयं किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया, बल्कि उसकी बिना जानकारी के, बिना उसकी इच्छा के, उसकी इच्छा को शासित करते हुए, उसकी इच्छा को पंगु बनाते हुए उसे इस स्थिति में लाया गया है, यानी कि उसे यह नशा दिया गया है या खिलाया गया है। तो ये समान और सिंपल भाषा में ये सिद्धांत मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए। ये वीडियो कैसा लगा
इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं। चैनल में मेरे जो कंटेंट हैं वो आपको ठीक लगते हैं, हेल्पफुल है, आपके एलएलबी में काम आ सकते हैं, पीसीएसजे में काम आ सकते हैं, एचजीएस में काम आ सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि काम आ सकते हैं तो मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक या और कमेंट की मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।